Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 May 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. The pediatric nurse specialist teaches nursing student about mumps. Which clinical manifestation will the specialist identify as most common complication of this disease? सिंपली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मम्स डिजीज होने पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शंस आर पेन, नकल रिजिडिटी, impaired hearing, a red swollen testicle. The right answer is option B. It is knuckle rigidity. मम्स डिजीज होने के बाद नकल रिजिडिटी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्यों देखा जाता है, इसका रीज़न क्या है जान लेते हैं. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज असेप्टिक मेनिंजाइटिस with the virus being identified in cerebrospinal fluid. जब भी किसी पर्सन को मम्स डिजीज होता है, मम्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, वो स्पाइनल फ्लूइड तक ट्रैवल कर जाता है, या यूं कहें कि ये ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं उन्हें जाकर इफेक्ट कर देता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कर देता है. और हम सभी जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है. और मेनिंजाइटिस होने पर नकल रिजिडिटी यानी गर्दन वाले हिस्से में अकड़न का आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग के रूप में देखा जाता है. अब बात करते हैं मम्स डिजीज के बारे में. मम्स डिजीज को आप पैरोटाइटिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं. मम्स इज अ वायरल इलनेस कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, अ मेंबर ऑफ रूबेला वायरस फैमिली. मम्स जो है रूबेला वायरस फैमिली के पैरामिक्सो वायरस द्वारा होने वाला वायरल डिजीज है. इट अफेक्ट्स द सलाइवरी ग्लैंड्स दैट इजीली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन. मम्स डिजीज को हमने पैरोटाइटिस कहा था बिकॉज हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवरी पैरोटिड ग्लैंड है, वहाँ पर इस डिजीज के होने के बाद इन्फ्लामेशन हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि इस डिजीज़ में मुख्य रूप से सलाइवरी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में भी सबसे ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड प्रभावित होती है. पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारे ईयर्स के नीचे और आगे की तरफ पाई जाती हैं. मम्स डिजीज़ होने पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? नकल रिजिडिटी, लेथार्जी, वॉमिटिंग, muscular pain, parotid pain, testicular pain may occur, but pain does not indicate a sign of common complication. याद रखिएगा, मम्स डिजीज होने के बाद टेस्टिकल्स में पेन हो सकता है, लेकिन ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में नहीं देखा जाएगा. Although mumps is one of the leading cause of unilateral nerve deafness, it does not occur frequently. कई बार मम्स डिजीज के पेशेंट में यूनिलैटरल नर्व डीफनेस देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारी सुनने वाली नर्व है उस नर्व पर प्रेशर पड़ने के कारण उसके फंक्शन अल्टर हो जाते हैं और पेशेंट सुन नहीं पाता, एक कान से उसे सुनाई नहीं देता. ये भी कई बार देखा जाता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता. अगर किसी पेशेंट के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं वो लाल हो जाएं या उनमें सूजन आ जाए, तो इस सिचुएशन को आप ऑर्काइटिस के नाम से जानते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एन अडल्ट इज। किसी अडल्ट में नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 70 to 100 mg per dl, 100 to 125 mg per dl, more than 126 mg per dl या less than 60 mg per dl? The correct answer is option A, 70 to 100 mg per dl. हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कितना है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 इम्पॉर्टेंट टेस्ट फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट और इनकी वैल्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन इन सभी टेस्ट को ब्रीफली समझें, जानें। सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट जब भी करवाया जाता है तो इस टेस्ट से पहले पेशेंट को खाली पेट रहने के लिए कहा जाता है। अब इस पेशेंट का सैंपल लेने के बाद ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड में कितना शुगर है, ग्लूकोज है, इसे चेक किया जाता है। रिजल्ट्स की बात करें तो अगर ग्लूकोमीटर द्वारा 70 to 100 mg per dl शुगर लेवल बताया जाता है तो ये नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। अगर किसी पर्सन में 110 से लेकर 125 mg पर dl आई लेवल तो आप इसे प्री डायबिटीज़ पेशेंट कहेंगे, यानी कि इस पेशेंट में डायबिटीज़ हो सकती है। अगर शुगर लेवल 126 mg पर dl से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि कंफर्म इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। अब 126 डायबिटीज़ आने के बाद डॉक्टर इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं, तो OGTT नाम से एक टेस्ट आता है जिसे आप कंफर्मेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसे भी करवाया जा सकता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टेस्ट आता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम ब्लड शुगर लेवल को आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, इस टेस्ट को आप लैब में और ग्लूकोमीटर के द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर खास बात यह है कि पेशेंट को फास्टिंग रहना जरूरी नहीं है। रिजल्ट्स की बात की जाए तो अगर RBS 80 से 140 के बीच आता है तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं, और अगर 140 से 200 mg पर dl के बीच रीडिंग आती है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ पेशेंट के नाम से जानते हैं, और अगर रीडिंग 200 mg पर dl से ज़्यादा आती है तो ऐसे पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट कहलाते हैं। यहाँ पर भी कंफर्मेशन के लिए हम OGTT टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में रीडिंग 200 mg पर dl से ज़्यादा आती है उनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है या नहीं, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए OGTT टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि डायबिटीज़ के कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसे हम OGTT टेस्ट के नाम से जानते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जिस दिन ये टेस्ट होना है उससे 3 दिन पहले से हम पेशेंट को ये बता देते हैं कि आपको 3 दिन लगातार 150 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, और जिस दिन आपका टेस्ट होना हो उससे पहले वाली रात को 10 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, सिर्फ पानी को छोड़कर। यानी पेशेंट चाहे तो पानी पी सकता है, इसके अलावा उसे कुछ भी खाना या पीना अलाउ नहीं होगा। अब मॉर्निंग में इस पेशेंट का सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है वेन से। अब जैसे ही हमने ब्लड सैंपल लिया, इस पेशेंट को पानी में ग्लूकोज पाउडर मिक्स करके, ग्लूकोज मिक्स करके पीने के लिए दिया जाता है। अब इस ड्रिंक को पिलाने के 2 घंटे बाद
पेशेंट का वापस से ब्लड सैंपल लिया जाता है। पेशेंट ने जिस समय ग्लूकोज ड्रिंक पिया था, इस ड्रिंक को पीने के तुरंत बाद पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अचानक तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है ये अपना फंक्शन शुरू कर देता है और बॉडी में आए इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल्स के अंदर शिफ्ट करवा देता है, जिससे कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बना रहे। एक्स्ट्रा ग्लूकोज के आते ही इंसुलिन फंक्शन शुरू करता है और ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर शिफ्ट करवा देता है, भेज देता है, जिससे कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बना रहता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर इस प्रोसेस में लंबा समय लगता है, यानी कि 2 घंटे ग्लूकोज ड्रिंक पिलाने के 2 घंटे बाद भी जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, तो इसका मतलब है कि पर्सन की बॉडी में इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है और इस पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है या डायबिटीज़ है। अब OGTT टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो अगर OGTT टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 mg/dl आता है तो इसका मतलब है पर्सन में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, उसे डायबिटीज़ नहीं है। अगर रीडिंग 140 से 199 के बीच में आती है तो इसका मतलब है कि पर्सन में ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड है, यानी पर्सन प्री डायबिटीज़ स्टेट में है, इसे डायबिटीज़ हो सकता है आगे जाकर। लेकिन अगर OGTT टेस्ट में रीडिंग 200 या इससे ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं कंफर्म इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो इस तरह से हम इस OGTT टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। हमने अभी तक ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के 3 टेस्ट डिस्कस किए हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसमें पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है वो खाली पेट लिया जाता है। रैंडम ब्लड शुगर लेवल, इसमें पेशेंट जो खाली पेट हो ये आवश्यक नहीं। इन दोनों ही टेस्ट में रीडिंग हाई आने पर कंफर्मेशन के लिए हम OGTT टेस्ट कराते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट के अंदर पेशेंट को 3 दिन तक 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए कहा जाता है और जिस दिन टेस्ट होना होता है उससे एक रात पहले रात को 10 बजे के बाद पेशेंट पानी को छोड़कर कुछ भी खा पी नहीं सकता और फिर मॉर्निंग में इस पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसे पानी में ग्लूकोज मिक्स कर पीने के लिए दिया जाता है और फिर इस ड्रिंक को पिलाने के 2 घंटे बाद वापस से उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। अब अगर 2 घंटे बाद लिए गए ब्लड सैंपल के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से हाई मिलता है तो इसका मतलब है कि पर्सन में इंसुलिन की जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेसिंग है, फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं है और पर्सन को डायबिटीज़ है। बिकॉज जैसे ही हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, तो इंसुलिन एक्टिवेट होकर इस एक्स्ट्रा शुगर को सेल्स के अंदर भेज देता है और ब्लड के अंदर एक नॉर्मल ग्लूकोज या शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। अगर पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की ये मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं चल रही है तो इसका मतलब उसे डायबिटीज़ कंफर्म है। रिसेंट एग्ज़ाम में एक टेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसके बारे में भी हम ब्रीफली जानेंगे। इसका नाम है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या फिर इसे कई बार HbA1c टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है कि ग्लाइकोलाइटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के द्वारा हम कितने समय तक का ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। तो आप बताएंगे HbA1c टेस्ट के द्वारा हम पिछले 3 महीने या 90 दिनों तक का पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी हीमोग्लोबिन से जाकर इजीली जुड़ जाते हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है
आरबीसी पर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 90 से 120 दिनों के बीच होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आरबीसी पर मौजूद हीमोग्लोबिन से कितने मोनोसेकेराइड्स या शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि पर्सन में पिछले 3 महीने का यानी एवरेज 90 डेज का जो शुगर लेवल है वो कितना है। अब इस टेस्ट से इसके जो रिजल्ट्स हैं, रीडिंग्स हैं, वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, अगर किसी पेशेंट में आपने HbA1c टेस्ट कराया और उसके अंदर जो रिजल्ट हैं वो 7.2 आया, 7.2% आया, तो इस पर्सन को डायबिटीज़ है या नहीं ये आपको डिसाइड करना रहेगा। तो इस चीज़ का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ पता हो। अगर इस टेस्ट के में रिजल्ट 5.7% से कम आता है तो इसका मतलब है पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है, वो नॉर्मल है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में रिजल्ट्स आते हैं तो इसका मतलब है पर्सन प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर है। अगर पेशेंट में रिजल्ट 6.5% से ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है पेशेंट को डायबिटीज़ है। और for diabetes clients it should be lower than 6.5 to 7% because it means the last 3 months must have been average sugar level 145 to 150 mg per dl। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनमें ये टेस्ट करवाने पर वैल्यू अगर 6.5 से 7% के बीच आती है तो हम ये मानते हैं कि उसने अपना ख्याल रखा है, उसका जो पिछले 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अराउंड 140 से 150 mg पर dl के बीच रहा है। ये सभी रीडिंग्स जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के डेवलप होने का रिस्क फैक्टर आपको बताना है। लेट मेनार्की, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी, अर्ली मेनोपॉज, नो प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो इस सिचुएशन में उसमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए जो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है वो कौन सा है। ऐसा फैक्टर जिसे आप बदल नहीं सकते वो आपको बताना है। इस चीज़ को आप थोड़ा गौर करें, इसका मतलब समझें। ऑप्शंस आर हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, जेनेटिक फैक्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा है। एक्सेप्ट का मतलब है एक को छोड़कर सभी मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स वह रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बाइक को मॉडिफाई करते हैं वैसे ही पेशेंट में आ रहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करने के लिए जिन फैक्टर्स को बदलते हैं आप, वो सभी मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं। आप पेशेंट का हाई बीपी है तो उसे अच्छी डाइट एक्सरसाइज करवाकर कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग छुड़वा कर इसे हम बदल सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इनहेरिटरी फैक्टर्स हैं, इन्हें हम कभी नहीं बदल सकते। सो ऑप्शन डी, जेनेटिक फैक्टर्स आर द नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज। Next question, a client is admitted to labor and delivery unit complaining of vaginal bleeding with very little discomfort. The nurse first action should be to
एक पेशेंट जिसे डिलीवरी के लिए एडमिट करवाया गया है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम है, यानी उसे बिना किसी डिस्कम्फर्ट के वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपका पहला एक्शन क्या होगा? असेस द फीटल हार्ट टोन, हम बच्चे की हार्ट रेट का असेसमेंट करेंगे। चेक फॉर सर्वाइकल डायलेशन, हम सर्विक्स कितना डायलेटेड है इसे चेक करेंगे। चेक फॉर फर्मनेस ऑफ यूट्रस, हम यूट्रस सख्त है या नहीं इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे। ऑब्टेन अ डिटेल्ड हिस्ट्री, हम इस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे। The right answer is option A, assess the fetal heart tone। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में ब्लीडिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में यदि बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, बिना पेन के, बिना डिस्कम्फर्ट के अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन हो। और ब्लीडिंग के दौरान हमारी प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए कि बच्चा लाइव है या नहीं, उसे डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा। इसलिए इस चीज़ का पता करने के लिए हम बच्चे की हार्ट रेट का असेसमेंट करेंगे। ब्लीडिंग के दौरान फीटल हार्ट टोन या हार्ट रेट का असेसमेंट करके हम ये पता करेंगे कि बच्चा ठीक है या नहीं। यही हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, हमारे लिए सबसे पहला एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन होगा। अगर किसी वुमेन में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस सिचुएशन में आप कभी भी सर्वाइकल डायलेशन का असेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस दौरान वेजाइनल एग्जामिनेशन करने की कोशिश की तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। हम यूट्रस की फर्मनेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट एक्शन नहीं होगा, इसलिए हम उसे गलत मानेंगे। पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की स्थिति का पता करना। डिटेल हिस्ट्री तो हम बाद में भी ले सकते हैं। इट इज़ नॉट द फर्स्ट एक्शन, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज रिव्यूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन and laboratory results of a client with malaria, for which important clinical indicators should the nurse be alert when reviewing data about this client? Select all that may apply। किसी मलेरिया पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करते समय कौन सी फाइंडिंग नर्स को अलर्ट करती है, पेशेंट पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए अलर्ट करती है? आपको इन पांचों ऑप्शंस में से जो जो फाइंडिंग्स आपको लगती हैं उन्हें सभी को सेलेक्ट करें। पॉलीयूरिया, ल्यूकोपीनिया, हाइपरथर्मिया, स्प्लीनोमेगाली, इरिथ्रोसाइटोसिस। The right answer is option 3 and 4, hyperthermia and splenomegaly। आइए सभी ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ओलिगूरिया नॉट पॉलीयूरिया अकर्स इन मलेरिया इंड्यूस्ड किडनी फेलियर। जब भी किसी पेशेंट को मलेरिया होता है तो उसमें किडनी फेलियर्स होने की संभावना रहती है, और किडनी फेलियर अगर है यानी किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है तो यूरिन फॉर्म नहीं होगा, यानी यूरिन की कमी होगी। इसलिए हम यहाँ पर ओलिगूरिया कंडीशन को सही मानेंगे, ना कि ऑप्शन में दिया गया पॉलीयूरिया। किडनी फेल है तो काम नहीं कर पा रही है तो एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा। Oliguria is defined as a urine output
less than 400 ml per day or less than 20 ml per hour and is one of the earliest sign of impaired renal function. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन चीजें यहां बताई गई हैं, तीनों ही आपसे पूछी जा सकती हैं. ओलिगूरिया वह कंडीशन है जब किसी पेशेंट में यूरिन आउटपुट प्रतिदिन 400 ml से कम हो जाए या फिर 20 ml पर आवर से कम हो जाए. तीसरी बात, ओलिगूरिया अर्लीस्ट साइन के रूप में देखा जाता है जब भी किसी पर्सन की किडनी इंपेयर्ड होती हैं, यानी किडनी फंक्शन के रुकने पर, इंपेयर्ड किडनी फंक्शन होने पर सबसे पहले ओलिगूरिया कंडीशन देखने को मिलती है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 2, ल्यूकोपीनिया. ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन में ल्यूकोसाइट यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं. और ल्यूकोपीनिया मलेरिया में नहीं देखने को मिलेगा आपको. ऑप्शन 3 और 4 जो कि सही ऑप्शंस थे, इनके बारे में जान लेते हैं. अ हाई फीवर हाइपरथर्मिया रिजल्ट्स फ्रॉम द डिजीज प्रोसेस. अगर पेशेंट को मलेरिया है तो उसमें चिल्स के साथ फीवर होगा, हाई फीवर होगा, तो ये चीज़ नर्स को अलर्ट करती है और इस डिजीज़ में ये फाइंडिंग देखी भी जाती है. इसके अलावा ऑप्शन 4 में पैरासाइट्स इन्वेड द erythrocytes subsequently dividing and causing the cell to burst. The spleen enlarges from the sluggish of RBC. हमारे बॉडी में जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, RBCs हैं, इन RBC के अंदर मलेरिया के जो पैरासाइट हैं वो चले जाएंगे, इसमें अंदर घुस जाएंगे और अंदर जाने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाने लगेंगे और इनकी बढ़ी हुई संख्या के कारण RBC का साइज बढ़ने लगेगा और वो ब्रस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी. और हम सभी जानते हैं कि जो डेड RBCs होती हैं उनका कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड स्प्लीन को कहा जाता है. और लगातार जो RBCs डेड हो रही हैं, स्प्लीन में पहुंच रही हैं, इसकी वजह से स्प्लीन पूरा भर जाएगा, कब्रिस्तान फुल हो जाएगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा और ये फाइंडिंग इसमें डेवलप हो सकती है. ये नर्स को अलर्ट करती है कि RBC का जो नंबर है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, इसके लिए कुछ हमें करना चाहिए. टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन. ऑप्शन 5 में कहा गया है इरिथ्रोसाइटोसिस डज नॉट अकर. इरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ RBCs. मलेरिया डिजीज के अंदर RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, ना कि फॉर्मेशन. सो इट वाज इनकरेक्ट. मलेरिया डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं. मलेरिया डिजीज जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होने वाला डिजीज है जो कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है. मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट कर दूसरे नॉर्मल पर्सन को काटे तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट उस पर्सन तक पहुंचेगा और उसे भी मलेरिया हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेस्थेटिक एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव इज. किसी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं दिया जा सकता. ऑप्शन ए प्रोपोफॉल, ऑप्शन बी कीटामाइन, ऑप्शन सी थियोपेंटोन, ऑप्शन डी डायज़ेपाम. The right answer is option B, it is ketamine. Let's see the rationale. Ketamine increases heart rate, cardiac output and blood pressure. Ketamine anesthetic agent हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं. These effects are due to stimulation of sympathetic nervous system and decreases reuptake of noradrenaline.
कीटामाइन देने पर ये मेडिसिन, ये एनेस्थेटिक एजेंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं और नॉर एड्रेनलिन के रीअपटेक को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण पेशेंट में ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। याद रखिएगा, इसी वजह से हम हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हो, कंजेस्टिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हो, आर्ट्रियल एन्यूरिज्म वाले पेशेंट हो या फिर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन वाले पेशेंट हो, उन सभी में कीटामाइन को अवॉइड करते हैं। दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया किसके कारण होता है? गोनोकोकाई, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या सीजेला? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। Worldwide, Streptococcus pneumoniae is a bacteria that is most often responsible for community-acquired pneumonia in adults. Community acquired pneumonia के लिए adults में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारण Streptococcus pneumoniae को ही माना जाता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरियाज भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कॉज कर सकते हैं, जिनमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा निमोनी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शंस शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान ऑफ अ क्लाइंट विथ हाइपरलिपिडीमिया who is being discharged with a prescription for cholecystyrene? किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन थी, अब उसे कोलेसिस्टायरामाइन मेडिसिन के साथ डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस पेशेंट को एज अ नर्स आप कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? ऑप्शन 1, इंक्रीज योर इनटेक ऑफ फाइबर एंड फ्लूइड। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आप फाइबर और फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। या फिर ऑप्शन 2, टेक द मेडिकेशन बिफोर यू गो टू द बेड। जब भी आप सोने के लिए जाएं, उससे पहले अपनी मेडिसिन को लें या सोते समय इस मेडिसिन को लें। ऑप्शन 3, चेक योर पल्स बिफोर टेकिंग मेडिकेशन। इस मेडिकेशन को लेने से पहले अपनी पल्स रेट को ज़रूर काउंट करें। या फिर ऑप्शन 4, कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ योर स्किन और स्क्लेरा टर्न येलो। आपकी स्किन या आँखें पीली हों तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेस्ट्रान या कोलेसिस्टायरामाइन मेडिसिन के साथ कौन सा इंस्ट्रक्शन जरूरी है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इंक्रीज योर इनटेक ऑफ फाइबर एंड फ्लूइड्स। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी डाइट में फाइबर और फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाएं। जो भी पेशेंट इस मेडिसिन को ले रहे होते हैं, उनमें इस मेडिसिन का सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ही हम इस पेशेंट से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में फाइबर और फ्लूइड्स लें, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फीकल इम्पैक्शन होने की संभावना भी घट जाएगी। फीकल इम्पैक्शन का क्या मतलब है? हार्डन्ड स्टूल दैट स्टक इन रेक्टम और लोअर कॉलोन ड्यू टू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जिन पेशेंट्स में लंबे समय से कब्ज रहती है तो उनका जो फीकल मैटर या स्टूल है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और इस हार्ड स्टूल का रेक्टम में या लोअर कॉलोन के अंदर जाकर अटक जाना फीकल इम्पैक्शन कहलाता है। इस क्वेश्चन के अंदर पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया से सफरिंग है, यानी कि पेशेंट की बॉडी में लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस लिपिड को कम करने के लिए
यहाँ पर मेडिसिन दी जा रही है जिसका नाम है कोलेसिस्टायरेमाइन। सिंपली कहें तो कोलेसिस्टायरेमाइन लिपिड लोअरिंग एजेंट है। बेसिकली ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा को कम करती है, यानी हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। और इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसे ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को हाई फाइबर और हाई फ्लूइड डाइट लेने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोटिक्स आर ड्रग्स विच। मायोटिक ड्रग्स क्या काम करती हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है, ये आपको बताना है। डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, ये आई की प्यूपिल्स को डायलेट करती हैं। ऑप्शन बी, डायलेट द ब्लड वेसल्स। ऑप्शन सी, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। ऑप्शन डी, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ आई, ये आंखों की पुतली यानी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, सिकुड़ देती है। The right answer is option D, constrict the pupil of eye। देखिएगा, आई मेडिसिन के अंदर मायोटिक और माइड्रियाटिक्स दो मेडिसिन होती हैं। अगर किसी पेशेंट में आपको आई की प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है तो आप इस सिचुएशन में मायोटिक मेडिसिन देंगे। जैसे ही आप पेशेंट में मायोटिक मेडिसिन डालेंगे, उनकी आंखों की पुतली सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और इसके ऑपोजिट अगर किसी पेशेंट में आपको एग्जामिनेशन पर्पस से आईज की प्यूपिल को डायलेट करना है, बड़ा करना है, तो इसके लिए माइड्रियाटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स डेवलप्ड बाय गूगल इज। गूगल के द्वारा मोबाइल फ़ोन्स को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बनाया गया था? उबंटू, मैगलैन, अमीबा, एंड्रॉयड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज़ अ ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम developed by Google and launched in 2008। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल द्वारा बनाया गया और इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। इन सभी ऑप्शंस में से डीएनए वायरस कौन सा है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होने वाला डिजीज है जो कि मेनली लीवर को प्रभावित करता है। हम ये कह सकते हैं कि लीवर में इन्फ्लामेशन ही हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस वायरसेस के टाइप्स की बात की जाए तो टोटल 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जो कि है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा रिमेनिंग जो टाइप्स हैं यानी हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये सभी पेरेंट्रल कांटेक्ट या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज। फीटल स्कल में सबसे छोटा ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है। मेंटोवर्टिकल, बाईमेस्टॉइड, बाईपेराइटल या सब मेंटोवर्टिकल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा,
bimastoid is a shortest transverse diameter of fetal skull और इसकी लेंथ यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 7.5 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा बाईपैराइटल डायमीटर जो है वो 9.5 सेंटीमीटर्स का होता है। मेंटो वर्टिकल जो कि फीटल स्कल का हाईएस्ट डायमीटर है वो अराउंड 13.5 से 14 सेंटीमीटर के बीच होता है। सब मेंटो वर्टिकल जो है 11.5 सेंटीमीटर्स के अराउंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट अर्ली सिम्टम। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में अर्ली सिम्टम के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखी जाती है? पिटोसिस, सलाइवेशन, पैरालिसिस, डिस्फेजिया। The right answer is option A, it is ptosis. Early symptoms of myasthenia gravis is ptosis and paralysis and dysphagia are the late symptoms. देखिएगा यहाँ पर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ कि भाई पिटोसिस क्या है? पिटोसिस का मतलब है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स में आँखों की पलकें अपने आप नीचे गिर जाती हैं, यानी आईज क्लोज हो जाती हैं और पेशेंट चाहकर भी इसे वापस ऊपर नहीं कर पाता, आईज ओपन नहीं कर पाता। ये कंडीशन पिटोसिस कहलाती है। ये इस डिजीज़ का अर्ली सिम्टम माना जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस होने पर एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की फंक्शनिंग अल्टर हो जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में ही आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इस डिजीज़ के लेट सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो आप बताएंगे पैरालिसिस और डिस्फेजिया। डिस्फेजिया शब्द का मतलब है डिफिकल्टी इन ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स असेसिंग द ओरल कैविटी ऑफ अ 6 months old infant, the parent ask which teeth will erupt first, how should the nurse respond? 6 महीने के बच्चे की ओरल कैविटी आप चेक कर रहे थे, उसी दौरान उनके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि मेरे बेबी में सबसे पहला दांत कौन सा निकलेगा, तो आप क्या बताएंगे? इंसीजर, कैनाइंस, अपर मोलार या लोअर मोलार्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंसीजर। जनरली लोअर इंसीजर्स जो होते हैं सबसे पहले निकलते हैं। दीज आर द इंसीजर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।